जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत चीन के बीच वर्ष 1962 में हुए युद्ध पर बनी वीडियो श्रृंखला के भाग 4 में आपने मेजर धन सिंह थापा की कहानी सुनी, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो देश का सर्वोच्च सैनिक सम्मान होता है। आज बारी है एक और परमवीर सूबेदार जोगेंद्र सिंह की। आज तक कुल 21 भारतीयों को परमवीर चक्र मिला है, जिनमें से 3 को भारत चीन युद्ध के दौरान अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम दिखाने पर यह सम्मान मिला था। दोस्तों, भूटान भारत तिब्बत के ट्राई जंक्शन से जैसे ही पूर्व में देखते हैं तो तिब्बत से भारत में प्रवेश का जो पहला मार्ग दिखाई देता है वो न्यामजंग-चू नदी के साथ साथ खिंजे माने होते हुए आगे बढ़ता है। मेरे पीछे नक्शा है, इस नक्शे से देखिएगा, ये न्यामजंग-चू नदी है और इस नदी के पश्चिम में साथ साथ डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये वो रास्ता है। और ये जब ड्रंकन सांबा ब्रिज आता है तो यहां से ये रास्ता नदी के पूर्वी किनारे आ जाता है और फिर आगे बढ़ता है। और थोड़ा सा और पूर्व में चलें तो कुछ किलोमीटर चलते ही जो दूसरा मार्ग नजर आता है वो बुमला होते हुए तवांग को जाता है। ये बुमला है और यहां ये तवांग को ये रास्ता जाता है, ये तवांग है, ये पीछे तिब्बत से आता है। और दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग हुआ करता था सदियों पहले भारत और तिब्बत के बीच व्यापार करने वालों को। 8 सितंबर 1962 को नामकाचू घाटी में ढोला पोस्ट पर हुई घटना के बाद सभी का ध्यान भारतीय सेना की तरफ से, सभी का ध्यान नामकाचू नदी पर केंद्रित हो गया था। यहां नामकाचू नदी आती थी, जिसके बारे में इस श्रृंखला के भाग 2 और 3 में विस्तार से बताया गया था। तो चूंकि सबका ध्यान अभी वहां था, तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे स्ट्रेटेजिक दृष्टि से, बुमला और तवांग, इनसे ध्यान बंट रहा था, इग्नोर हो रहे थे। शिव कुणाल वर्मा अपनी पुस्तक 1962 द वार दैट वाजंट में लिखते हैं, बुमला में आर्टिलरी सपोर्टेड इन्फेंट्री की क्लासिक बैटल होने की पूरी संभावना थी। जमादार ए.के. रॉय के नेतृत्व में 5 आसाम राइफल्स की एक प्लाटून ठीक बुमला दर्रे पर तैनात थी। उनके पीछे की इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर 1 सिख की सब यूनिट्स थी। बुमला के साउथ वेस्ट में लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित थी ट्विन पीक्स, जो पूरे एरिया को डोमिनेट करती थी और वहां से मैकमोहन रेखा के उस पार चीनियों की हरकतों पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। बुमला और ट्विन पीक्स के बीच के समतल मैदान पर एक इंस्पेक्शन बंगला हुआ करता था, अभी अबंडंट था, कभी अंग्रेजों ने बनाया होगा। इसके पास ही लगभग 2 किलोमीटर हटके, बुमला से 2 किलोमीटर हटके दक्षिण में एक रिज था जो आईबी रिज के नाम से जाना जाता था, और इस आईबी रिज की लोकेशन से ट्विन पीक्स जाने के रास्ते को रोका जा सकता था। मैं इस नक्शे की मदद से आपको समझाता हूं। या बुमला पर 5 आसाम राइफल्स की प्लाटून है और यहां 3 किलोमीटर हटके साउथ वेस्ट में यहां कहीं वो ट्विन पीक्स हैं और बीच में ये आईबी रिज है। इस आईबी रिज से यहां अगर आपकी पोजीशन है तो आप आसानी से रोक सकते हैं चीनियों को आगे ट्विन पीक्स पे जाने के लिए। यहां आईबी रिज के ऊपर 1 सिख की डेल्टा कंपनी की प्लाटून नंबर 11 के सूबेदार जोगिंदर सिंह सहनान थे अपनी प्लाटून के साथ। आज हम इन्हीं सूबेदार जोगिंदर सिंह सहनान की कहानी सुनाएंगे, यानी वो घटना, वो युद्ध जो यहां आईबी रिज पर लड़ा गया था। डेल्टा कंपनी की बाकी 2 प्लाटून आईबी रिज लाइन से 3 किलोमीटर पीछे हटके तोंगपेंग ला पर डटी हुई थी। ये तोंगपेंग ला है, यहां पर बाकी की प्लाटून्स थी। किसकी? 1 सिख बटालियन की डेल्टा कंपनी की। ब्रावो कंपनी, 1 सिख बटालियन की ही ब्रावो कंपनी वो स्मात्सो में थी। ये स्मात्सो है, यहां पे ये ब्रावो कंपनी है। और बाकी की बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल बीएन मेहता के नेतृत्व में मिलकतोंग ला के आसपास तैनात थी, जो बुमला और तवांग के लगभग बीच में पड़ता था। ये तवांग है, ये बुमला है, ये है मिलकतोंग ला। यहां पर बटालियन हेडक्वार्टर हुआ करता था 1 सिख का। इनकी मदद के लिए, इनको मजबूती देने के लिए
4 गढ़वाल राइफल्स की भी एक कंपनी आसपास मौजूद। 20 अक्टूबर को नामकाचू घाटी में चीनी हमले के बाद बुमला पर भी उनकी हरकतें तेजी से बढ़ रही थी। भारतीय ऑब्जर्वेशन पोस्ट से चीनी साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी संख्या बल और ज्यादा घातक हथियारों का घमंड ऐसा था कि भारतीयों की नाक के नीचे सुबह सुबह पीटी कर रहे थे। वन सिख की मदद के लिए वहां आर्टिलरी ब्रिगेड के भी कुछ जवान मौजूद थे और वो हरकतें उनको बेचैन कर रही थी। सेकंड लेफ्टिनेंट दर्शन खुल्लर ने बाद में कहा था कि यदि हमारी आर्टिलरी को उनसे लड़ने का मौका मिलता तो हम तभी सैकड़ों को मौत के घाट उतार देते, पर इसका आदेश ऊपर से आना था और ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर का विचार था कि हमें चीनियों को भड़काना नहीं था, हम डिफेंसिव ऑपरेशन कर रहे हैं। 20 अक्टूबर की सुबह 5 असम राइफल्स के जमादार AK राय को बुमला पर लगभग 1000 चीनी मजदूर नजर आए जो चीनी सैनिकों के सुरक्षा घेरे में थे। खुदाई के औजारों से लैस ये मजदूर मैदान को समतल करने लगे ताकि आगे आने वाली चीनी सेना को दिक्कत ना हो। दोपहर बाद जमादार रॉय IB रिज पर तैनात वन सिख के जवानों के पास गए और सूबेदार जोगिंदर सिंह को वहां के हालात की जानकारी दी। जोगिंदर सिंह ने डेल्टा कंपनी के कमांडर लेफ्टिनेंट हरिपाल कौशिक को इसके बारे में अवगत कराया जो तोपेंग ला पर तैनात थे। यहां IB रिज पर जोगिंदर सिंह, इनके पास गए जमादार रॉय और जोगिंदर सिंह ने आगे फिर मैसेज किया तोपेंग ला पर जहां लेफ्टिनेंट हरिपाल कौशिक थे। हरिपाल कौशिक हॉकी के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। वर्ष 1956 और 1964 में ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के मेंबर थे ये। लेफ्टिनेंट कौशिक ने हवलदार सुच्चा सिंह के नेतृत्व में जवानों का एक सेक्शन बुमला पर आसाम राइफल्स की मदद के लिए भेजा और साथ ही IB रिज पर भी एम्यूनिशन भेजा जाए इसके बारे में व्यवस्था की। अगले 2 दिन तक चीनी बुमला पर अपनी फौज बढ़ाते रहे और फिर 23 अक्टूबर की सुबह 5 बजे एंटी टैंक RCL गन्स और मोर्टार से 5 असम राइफल्स की पोस्ट पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। उद्देश्य था पत्थर के बने संगर को नष्ट करके भारतीयों की डिफेंसिव पोजीशन को समाप्त कर देना। भारतीय जवानों के संगर पर इतने गोले बरसे थे कि बारूद की दुर्गंध से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, पर संगर अभी भी काफी हद तक सुरक्षित था। जमादार रॉय के नेतृत्व में असम राइफल्स के जवान और हवलदार सुच्चा सिंह के नेतृत्व में सिख जवान हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि उनकी ओर 600 चीनी सैनिक बड़ी तेजी से बढ़ते आ रहे थे। एक एक करके असम राइफल्स के जवान शहीद होने लगे। रॉय ने सुच्चा सिंह से कहा कि अपने सैनिकों को लेकर पीछे हटो, हम कवरिंग फायर देते हैं। सुच्चा सिंह वक्त की नजाकत को समझते हुए अपने बचे खुचे सैनिकों के साथ पीछे हटने लगे, लेकिन आसाम राइफल्स के सभी जवान शहीद हो गए थे। वन सिख की डेल्टा कंपनी के जवानों की जिम्मेदारी थी कि IB रिज से लेकर ट्विन पीक्स और तोंगपेंग ला के रास्ते को चीनियों के लिए असंभव बना दे। बेहद कठिन कार्य था क्योंकि दुश्मन के हथियार और संख्या उनसे कई गुना अधिक थे। ये वन सिख की डेल्टा कंपनी, इनके जवान जो यहां तैनात थे, इनका जिम्मा था कि यहां से आगे चीनियों को ना बढ़ने दें इस रास्ते से। जो चीनी सैनिक आसाम राइफल्स की पोस्ट को बाईपास करके आगे बढ़ाए थे, उन्होंने सुबह 5 बजे ही सूबेदार जोगिंदर सिंह की प्लाटून पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी थी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के शेरों ने चीनियों को छठी का दूध याद दिला दिया। मैदान में चीनियों की लाशें गिरने लगी। उनका पहला हमला बुरी तरह फेल हो गया था। सिखों के लिए समस्या यह थी कि एम्यूनिशन बड़ी तेजी से खत्म हो रहा था। जोगिंदर सिंह ने लेफ्टिनेंट कौशिक के पास संदेश भेजा कि तुरंत एम्यूनिशन का प्रबंध करें, पर तब तक तोंगपेंग ला पर भी चीनियों का आक्रमण शुरू हो गया था। इन पर भी आक्रमण शुरू हो गया था, इसलिए यहां से मदद संभव नहीं थी। लेफ्टिनेंट कौशिक ने सूबेदार जोगिंदर सिंह से कहा कि अपनी पोस्ट को छोड़कर कंपनी के पास ही आ जाएं, जहां बाकी कंपनी के जवान हैं उधर आ जाएं। पर जोगिंदर सिंह ने फैसला लिया कि हटेंगे नहीं, यहीं रहकर दुश्मन से 2-2 हाथ करेंगे।
हालांकि चीनियों के पहले हमले को उन्होंने नाकाम कर दिया था, पर उस संघर्ष में चीनियों की भीषण गोलाबारी से इनकी अपनी पलटन भी आधी रह गई थी। तभी चीनियों ने दाईं ओर से दूसरा हमला बोला, इस बार दाईं ओर से अटैक किया। इन्होंने दूसरे हमले को भी यूं तो नाकाम कर दिया, पर अब इनकी अपनी पलटन भी तकरीबन खत्म हो गई। इन हालात में लेफ्टिनेंट कौशिक ने सूबेदार जोगिंदर सिंह से पूछा, क्या रेड ओवर रेड जाना पसंद करेंगे? इसका मतलब था जहां तुम घिर चुके हो वहां तुम्हारी ही पोजीशन पर हम आर्टिलरी की फायरिंग करेंगे। और इसका सीधा मतलब यह था कि अब ना सिर्फ चीनियों से तुम्हें खतरा है, बल्कि चीनियों को मारने के लिए हम गोले जो तुम्हारी ही पोजीशन पर बरसाएंगे, उनसे तुम्हारी भी मौत हो सकती है, क्योंकि तुम भी वही हो। जोगिंदर सिंह को अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं थी। वे चाहते थे कि चीनियों पर ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी से फायर हो, इसलिए उनका उत्तर था, हाँ जी साहब, मैं रेड ओवर रेड जाना चाहता हूं। सूबेदार जोगिंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उनकी जांघ में गोलियां लगी थी, खून तेजी से बह रहा था। उनका एम्यूनिशन भी खत्म हो गया था। अपने बचे खुचे सैनिकों से जोगिंदर सिंह ने कहा कि अपनी राइफलों पर संगीने चढ़ा लें और फिर वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह बोलते हुए वे वीर सैनिक चीनियों से भिड़ गए। देखते ही देखते चीनियों की लाशें वहां मैदान में गिरने लगी। कईयों को तो अकेले जोगिंदर सिंह ने मार दिया था। पर खाली संगीनों के सहारे कितनी देर तक सैकड़ों चीनियों का मुकाबला करते, जिनके हाथों में LMG थी, AK-47 ऑटोमेटिक राइफल्स थी। बहादुरी से लड़ते हुए आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते सूबेदार जोगिंदर सिंह शहीद हो गए। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि गंभीर घायल अवस्था में सूबेदार जोगिंदर सिंह को चीनियों ने पकड़ लिया था और फिर उनकी दी यातनाओं से वे शहीद हुए। सच जो भी हो, भारत मां का वो वीर शेर जोगिंदर सिंह अपनी अंतिम सांस तक बहादुरी से लड़ा था और इस देश की सीमाओं की रक्षा करते करते शहीद हुआ था। आज उस घटना को 60 वर्ष हो गए। कृतज्ञ राष्ट्र अपने वीर बलिदानी जोगिंदर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलेंगे उस युद्ध में तीसरे परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह भाटी की शौर्य गाथा लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।